नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई आज एक इंसान वैसा बैठा है जो ना मतलब सेल्स में था, फिर उन्होंने थोड़ा सा हाथ पैर मारा कि यार मुझे राइटिंग करनी चाहिए। फिर उन्होंने राइटिंग भी करी, फिर उन्होंने सोचा यार जब मैंने लिखा ही है तो फिर मैं डायरेक्ट भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्शन भी शुरू कर दिया। फिर उनको एक्टर नहीं मिल रहा होगा शायद, या तो भाई बजट थोड़ा सा होगा, स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उन्होंने सोचा यार मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ। तो मतलब राइटर, डायरेक्टर, एक्टर आज हमारे साथ में बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमरीश वर्मा भाई की। बहुत बहुत स्वागत है हाय आपका हाय हाय। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि राइटर भी आप हो, डायरेक्टर भी आप हो एंड एक्टर भी आप हो। बट अगर आप ये सब ना होते तो आप क्या होते? तो अगर ये सब ना होता तो आई थिंक मैं कोई तो कंपनी रन कर रहा होता यार। आई फील जो एक थोड़ा एंटरप्रेन्योर वाला जो एक वर्ड यूज होता है ना, तो आई एम फॉर श्योर मैं कुछ अपना आई वुड हैव हैड सम बिजनेस ऑफ माय ओन। नाइस। किस चीज का बिजनेस होता? किस चीज का नहीं, मतलब नॉट बिजनेस इन द कन्वेंशनल वे कि क्या कमोडिटी दे रहे हो, जी, बट लाइक आई एम श्योर आई वुड हैव स्टार्टेड समथिंग लाइक a good idea and then that turned into a business. दैट्स अमेजिंग। तो हम बात करते हैं सपने वर्सेस एवरीवन की। पहली बात तो सीजन 1 को इतना प्यार दिया है ऑडियंस ने, एंड सीरियसली मेरा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस शो का एंड आपका भी। एंड अभी उसका सीजन 2 आ रहा है। इसमें कहाँ से स्टोरी शुरू होने वाली है और क्या धमाल मचाने वाली है? So yeah, season 2 will start from where we left in season 1, है ना Yeah. नरेंद्र? कोई टाइम जंप नहीं है. It starts from where we left season 1 and फिर थोड़ी स्टोरी, थोड़े यूनिवर्स ओपन होते हैं यार. There are a lot of new characters coming in because Prashant goes to Bombay in this to sort of pursue his dreams. तो वहाँ पे उसका एक अलग यूनिवर्स ओपन होता है. His roommates, people at his casting agency and so on and so forth. यहाँ पे जिम्मी की लाइफ में भी इट्स द यूनिवर्स ओपन्स एंड देयर आर फ्यू मोर कैरेक्टर्स व्हिच कम जो जो आई थिंक हम मतलब देखेंगे तो पता चलेगा. अच्छा, आपके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं हम। जिस तरह से वो शॉर्ट्स शुरू हुए हैं ना, स्पेशली इसके अंदर जब जब 1 साल के बाद वाली जो स्टोरी है, क्योंकि अब सबने देख लिया, आई होप सबने देख लिया, नहीं देखा तो अभी देख लो जाके इंटरव्यू के बाद। एंड वो जो एंट्री है ना आपकी, स्पेशली जब गाड़ी एंटर्स होती है, दो दो थार में जब आप एंटर होते हो, यार वो जो लुक का ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेशली द टैटू हेयर, जिमी 2.0, मतलब इतनी डिटेलिंग। एंड उसके अलावा जो गाड़ी के ऊपर लिखा होता है ना, डेड मैन ड्राइविंग, भाई दैट वाज द पीक। मतलब इतनी डिटेलिंग में आपने काम करा है। एंड वो आइडिया किसका था? स्पेशली वो जो लिखा हुआ है, वाज दैट फ्रॉम यू ओनली? या मेरा ही था. एंड बिकॉज हम चाह रहे थे कार के साथ भी क्या करें, तो जैसे पीछे वो एम क्यूब बी क्यूब बिल्डर्स आता है हाँ, और आगे डेड मैन ड्राइविंग आता है. मतलब वी आर वांटिंग टू फिगर आउट व्हाट कैन बी रिटन हियर एंड या दिस मेड सेंस दैट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द शो. इट मेड सेंस. दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग। एंड एक्चुअली बहुत छोटी छोटी चीजें आपने इसमें दिखाई है, क्योंकि ना जो डायरेक्टली रिलेट करती है। जैसे उसके बाद का ही अगर मैं सीन देखूं, जो इसके अंदर केक की बात हो रही है, अब इतना बड़ा केक लेके आते हैं, खाना उतना सा ही है। तो ये चीजें जो छोटे छोटे इंस्टेंसेस डाले हैं ना आपने, एक्चुअली उससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके सीजन 1 के अंदर भी यही चीज है यार, जो जो आपने चीजें डाली है। बट भाई कास्टिंग के बारे में इतना सच नहीं बोलना था। क्या लगता है आपका? मतलब वो जो आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था, या फिर? यार सो सी मैं जब बॉम्बे कैरेक्टर आता है ना, प्रशांत का कैरेक्टर, तो ये एक ना बड़ा इम्पोर्टेंट, ये ना बाद में आया था. पहले इट वाज जस्ट समथिंग वेयर ही इज कमिंग एंड ही इज गिविंग ऑडिशन. उस सीन के अराउंड सोचा, बट इवेंचुअली आई फिगर आउट व्हाट इफ ही इज वर्किंग इन दैट सेम एजेंसी, है ना. टू वेरीफाई व्हाट आई वाज राइटिंग, मेरा डिस्कशन हुआ यार पीपल हु वर्क इन कास्टिंग, पीपल हु ओन कास्टिंग एजेंसीज, है ना. सो दैट आई जस्ट वांटेड टू डबल चेक यार मैं जो दिखा रहा हूँ टू फार फ्रॉम रियलिटी तो नहीं है ना. सो लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स एवरीवन अप्रूव्ड भाई, दिस इज बैंग ऑन, गो फॉर इट. कुछ चीजें थी व्हिच आई वाज डूइंग रॉन्ग, which people told that ऐसा नहीं होता. Like I was saying, like would a guy who owns a agency do the unethical stuff for the sake of money? And then few people who run agencies told me नहीं यार, पैसे के लिए, for ego slash self respect, people might do some decisions which might seem unethical because their ego is involved. पैसे के लिए नहीं करते. So like this is what I corrected in the plot I had written.
तो आई डिड माई रिसर्च यार. उसके बाद वंस एवरीवन सेड कि नहीं यार अमरीश, इट्स नॉट लुकिंग ओवरबोर्ड. ऐसा नहीं लगेगा कि आप जबरदस्ती कुछ you created it out of thin air. It felt real, so then I kept it by. एनीथिंग दैट जो आपने दिखाया वो तो है ही सच ही है, बट डू यू फील एनीथिंग कि जो चेंज होना चाहिए? बिकॉज यू एज एन एक्टर भी, अगर आप कभी आप तो चलो राइटर डायरेक्टर खुद ही हो, बट कभी ना कभी तो आपके अंदर ऐसा आएगा कि आपको भी कोई और डायरेक्ट करे, राइट? आपको भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला एज एन एक्टर, आप करो. सो क्या कास्टिंग प्रोसेस आपने धक्के मतलब खाए ऐसे? रामनगर जो एरिया है, बिगिनिंग में तब मैं इस फील्ड में पूरी तरह आया नहीं था यार. मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में सेल्स करता था और टीवीएफ जब जस्ट ज्वाइन किया था सेल्स के लिए, तो वीकेंड पे मैं थोड़े बहुत एड वैड के ऑडिशंस देता था. तो छोटा ही फेस था, 1-1.5 साल का. और फिर मैं दिल्ली चला गया था यार. तो क्या लगा आपको कुछ चेंज होना चाहिए? अब तो कुछ बदला है, बदलाव आया यार? चेंज होना चाहिए तो चेंज तो बहुत मतलब इट्स स्ट्रक्चरल कुछ चेंज नहीं करना है अपने को, है ना. इट्स नॉट दैट कुछ सिस्टमैटिक चेंज करना है. इट्स अ चेंज व्हिच हैज टू हैपन एट एन इंडिविजुअल लेवल. अगर मैं कास्टिंग वाला हूँ, लड़का या लड़की, एंड इफ आई फील आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग अनएथिकल, फॉर हियर इज एन एक्टर हु हैज कम, he is as in need of work as me. He has his own set of problems. He is putting in his own amount of effort, and he should get his fair shot. If I'm not taking anyone else's opportunity, I'm not trying to have a bias with someone, or I'm not trying to tilt the decision in someone's favor. That's it. इसमें structural change अपने को नहीं करना. It's a more internal change. Which a lot of people do, जो हमने शो में भी दिखाया. परम का कैरेक्टर है, जो उसके साथ का, जो उसका फ्रेंड है, he is also doing it the right way. है ना? People are there who just do it for the right reasons. So the structural कुछ change नहीं है. It's more of an ethical change. And it's we've shown it in casting. This is everywhere. This is all the fields. This happens in corporate. This happens everywhere where someone is in a position of responsibility, and do they utilize their power in a wrong way? मतलब इट्स ऑन यू भाई. कभी आपके साथ ऐसा हुआ था, मतलब जब आप सेल्स पे थे, आप कॉर्पोरेट लाइफ में थे, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? एब्सोल्युटली भाई. ये तो दिस इज कोई एक इंस्टेंस जो आपको याद है? यार सी, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है, इट्स एज प्रेवलेंट एज द एयर यू ब्रीथ. एक इंस्टेंस नहीं, इट्स फुल ऑफ इट. आई एम सेइंग द आइडिया इज नॉट दैट कि क्या मेरे साथ हुआ है. The fact is, it's true, it happens. Accept that. Don't be shocked by that or sit and cry about that, because no one cares. And it will not change. Humans are humans. है ना? वो favorism हमेशा रहेगा. Things would always be a certain way which would seem unfair. Your job is to not sit and crib about that. Your job is to figure out what is the next best step you can take, and you take that. Definitely. अच्छा, आपके इसमें ना, स्पेशली आपके कैरेक्टर में ना, there is a conflict with the father. एक जो बाप और बेटे का रिलेशन होता है ना, वो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाए. आपके हिसाब से जो एक फादर एंड सन का जो रिलेशन होता है, वो कैसा है और कैसा होना चाहिए? मतलब हाँ यार, थोड़ा सा तो है, कॉम्प्लिकेटेड तो होता है इन द सेंस, स्पेशली ये वाली जो एक्सप्रेस करने वाली बात होती है. आई फील करना चाहिए, एंड आई ऑल्सो फील देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट. जैसे बहुत छोटी चीज़ है which I incorporated very late in life, की जैसे पेरेंट्स की आदत, स्पेशली पापा लोग की आदत होती है, बिकॉज वो वर्बल नहीं होते. भाई तो ठीक है सब. देयर आर अ फ्यू फादर्स हु आर, a lot of them are not. So their way of showing their love/concern is over advising. Eat this, भाई ये खा लियो, सोने से पहले ये कर लिया कर, ये डाल लिया कर, ठंड है तो ये कर लिया कर. अब ये ना चीजें कई बार बॉदर करती हैं, बट वंस यू रियलाइज दिस इज देयर वे ऑफ सेइंग दैट आई केयर फॉर यू, एंड आई एम जस्ट वांटिंग टू से दैट यू हैव टू सी बिहाइंड द लाइंस. द आइडिया इज हियर नॉट दैट वो आपको कोई एक्सवाइजी चीज बता रहे हैं कि भाई सैलेड खा लिया कर, फ्रूट्स खा लिया कर. जस्ट गेट द इंटेंट. देयर इंटेंट इज देयर सेइंग व्हाइल आई विल नॉट से इट, आई केयर फॉर यू, एंड यू शुड डू द सेम विद देम इन योर ओन वे. आप बोलो, अगर बोल पाओ, if you can be so verbal and you can say पापा whatever, I love you, और I hug करना, जैसे hug is it's a thing ना, father son hug. Do it in your own way. मतलब that own way could be just calling him, ना, talking, क्या चल रहा है, क्या plans हैं. They also sense that. But थोड़ा tricky है, बहुत expressive relationship नहीं है, and yeah, I think it's a need
yeah, even for fathers, they should feel that if I have a feeling for my kid and they also feel the same for me, तो जैसे भी आप feel करवा पाओ यार. आपका एक स्टार्टिंग के अंदर ही ना एक वर्ड आता है जिसके अंदर परम के कैरेक्टर को वेलकम किया जाता है मुंबई के अंदर, वेलकम टू द हार्ट ब्रेक सिटी. Yeah. हाउ मुंबई ब्रोक यू? Yeah, see, any city where someone comes with a lot of dreams becomes a heartbreak city. So for actors and for creators, that's Bombay. For a lot of people who aspire for, let's say, IAS, etc., it could be Rajendra Nagar in Delhi. Yeah. For a lot of IIT aspirants, it might be Kota. So it's called a heartbreak city because a lot of people come with very high dreams and aspirations. Has it broken me? No. Rather मेरे को तो it's been very rewarding यार. मेरे जितने shows का edit हुआ है वो हमेशा मैं बॉम्बे में था, तो जब रिलीज हुआ I was in Bombay. So basically when the release was happening and when the responses were coming, I was in Bombay, and it's gone good for me. So मैं तो I have been lucky, but it's called a heartbreak city because pure mathematics would say that most people would fail and few. That's maths, right? अगर किसी भी फील्ड में ज्यादातर फेल होंगे, कुछ पास होंगे. And so for those people for whom it did not work out, it's a heartbreak city. आई थिंक मुंबई पहले ना टेस्ट लेती है आपका कि Yeah. आप मुंबई में रहने के लायक हो या नहीं हो, राइट? एंड कहीं कहीं भी उसमें टूट जाते हैं, कहीं डटे रहते हैं कि नहीं मुझे तो यहीं पे ही रहना है, राइट? एंड वही शायद वो मुकाम भी पाते हैं जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी. बहुत सारे कलाकार हैं जो शायद ऐसे एज में आए हैं कि मतलब उन्होंने 15 साल दिए हैं अपने, Yeah. 20 साल दिए हैं अपने इंडस्ट्री के, एंड तब जाके उनको एक उन्हीं में से एक राकेश बेदी सर भी हैं जो कल मैं प्रीमियर में भी था तो मैंने देखा, एंड उनके साथ आपने काम करा हुआ है डूड के अंदर. Yeah. मतलब वो एक दौर जब आपने उनके साथ काम करा, आज ही इज ऑन लिटरली नेक्स्ट लेवल अभी धुरंधर के बाद से. Yeah. उनके लिए आपको क्या कहना है? That's crazy, bhai. That's what I say. So Yeah. these are the stories which I personally celebrate a lot, where someone who has waited so long and something good happens to them. So when that good happens to them, it just gives you so much heart. I think किसी इंसान के साथ अच्छा होता है ना, it's always a good feeling, है ना? Because everyone deserves to be happy, and if you can do that for someone, you should do that. The flip side of that is that these stories are rare. समझ रहे हो ना? It happened with Rakesh sir. जी. It happened with Nawaz. And in other fields also, there are people who bloom late. So there is a thing called survivorship bias. Survivorship bias क्या बोलता है कि people who survived, they are visible. People who did not survive because they did not survive, so they disappear. तो क्या होता है, successful examples आप ज़्यादा देखते हो, आप failures कम देख पाते हो because failures होती नहीं अपनी stories बताने के लिए. आप समझ रहे हो ना? So when Bhuvan Bam does so good on YouTube, Yeah. he's a survivor, but versus a million people who perished in that pursuit, you don't even hear about them. So survivorship bias में क्या होता है, आपको लगता है YouTube में बहुत अच्छी life है, और an actor would feel that I am 45-50-year-old now, मैं राकेश सर की तरह 65 or whatever sir's age is, और like a Nawaz, मैं तब शायद successful हो जाऊंगा. But know that it's always a very small percentage. Know that. And now knowing that, do you still want to do it? Then do it. Don't do it because आपके अंदर की feeling तो आपको कुछ और बोल रही है. The अंदर की feeling बोल रही है, भाई this is not working for me. I should figure something out. But then you're taking some extreme example and then you're saying, no, I'll model my life on this example. I'm saying do it only if your gut is saying, मैं और कुछ नहीं कर सकता. अगर देखो कोई चीज़ ऐसी लाइफ में ऐसे हो तुम्हें मिल गई जो तुम बोलते हो मैं इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती. Do it irrespective of the monetary outcome, irrespective of the success. है ना, ऐसी कोई फीलिंग आ गई कि यार ये चीज तो मैं लाइफ लॉन्ग करूंगा, no matter what the outcome, do that. But on the other side, अगर वो फीलिंग नहीं आ रही and you are only modeling your life on the fact that something happened to someone else, I think थोड़ा सा it could be tricky at times. अच्छा, मैंने सुना आपने सीजन 1 के अंदर अपनी वैनिटी के अंदर एक उस पे लिखा हुआ था कि भाई आई एम मेकिंग द बेस्ट शो ऑफ द वर्ल्ड. Yeah. In India. In India, you truly made it, like seriously. वो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था आपको? तो वो चीज लिख दी आपने लिटरली. Yeah, so again ये भी एक और इंटरव्यू में बात हो रही थी.
confidence नहीं यार. So when you say these things, it's not you being, it's not you saying that I will make it. It's you reminding yourself that this is what I'm aiming at. बनेगा नहीं बनेगा अलग बात नहीं है, but when you tell yourself that I'm aiming to make the best show in India, so you prepare yourself mentally and physically that because this dream is so bold and audacious, this goal which I've set, so you're telling your brain or your body to be ready to be in a state which you've never been. So the amount of mental and physical exhaustion you might have to go through will be something you never felt. So when that happens, don't back out because you've set out on such an audacious thing. And also when you give yourself that goal, कई बार ना it's a human tendency to take the easier route. Yeah. So when you tell yourself, एक second, am I taking an easier route? And if I'm telling myself I'm making the best show in India, कुछ भी हो सकता है. It could be for an athlete. It could be I want to be the best boxer in India. I want to be the best cricketer in India. When you're taking an easy route, and then when you see this goal, and you'll realize these are not aligning. Why am I taking an easier route? Why am I a cricketer who's not sleeping on time and working out on time? Or if I'm a writer, I'm saying that I want to write the best show in India, but here are a few books which I know it's very tough to finish these books in a month, let's say, क्योंकि timeline बहुत tight है. But अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरी कहानी 10% better हो जाएगी. तो आप बोलते हो नहीं भाई, I will have to read this while I'm writing. Maybe मैं रात को रोज 4 घंटा निकाल के किताबें खत्म करूंगा because this makes my script better, which I did actually अपने season 1 में. Yeah, because जब sales के बारे में लिख रहा था तो मुझे realize हो रहा था मेरी sales, while I have sales background, मैं ना sales थोड़ी सी Bollywoodish लग रही थी मुझे कुछ बार. So I did not want that. I did not want कि मेरा character है 4 lines बहुत fluent बोल दे and the client says sold. I wanted to talk some sales concept. I wanted to touch the field of manipulation, how manipulation happens in sales and stuff. Yeah. So I had these few books, कुछ मैंने already पढ़ी हुई थी but had completely forgotten. जैसे Robert Cialdini की किताब है Influence. It's a Bible in sales for people in sales. And persuasion and manipulation. तो ऐसी 3-4 never split the difference एक किताब थी. और कौन सी बुक थी? एक रॉबर्ट चिल्डिनी की एक और किताब है Persuasion. It's a persuasion का Persuasion एक वर्ड है. So I knew कि अगर मैं 4 किताबें पढ़ लूंगा ना लिखने से just पहले, मेरी राइटिंग 10% शायद बेटर हो जाएगी. So I made sure I read that. So ये सब आप क्यों करते हो? Because आपने गोल सेट किया और आपको पता है यार अगर मैं बोल रहा हूँ इंडिया का बेस्ट शो बनाना है तो वो नॉर्मल चीजें करके तो नहीं होगा, आपको कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा. ऐसे बनिया ये गॉड ऑफ सेल्स. ऐसे और जरूरी है यार वो चीजें. या बिल्कुल. अच्छा मैं बात करता हूँ वैशाख सर की. मतलब आपके इतने फेवरेट एक्टर हैं वो मुझे लगता है बिकॉज फेवरेट एक्टर एंड फेवरेट पर्सन एंड बिकॉज यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ totally different character as Tarun Pandey, casting director, and I was like my god. मतलब मैं जैसे ही देखा तो ओ यार ये तो वही इंसान है. And you transformed him completely. वो आइडिया कैसे आया? मतलब because actors की कमी तो है नहीं. Like there was some intent की जिस वजह से आपने उनको लिया. One, I wanted to work with him again. ठीक है, because he was so good in season 1. At times you feel that why, because by the flow of the story, ideally he should not have been in season 2. Yeah, because he was Prashant's boss and Prashant quit the job. But कुछ लोग इतने professional होते हैं and they are so good that you just want to work with them again. So I somewhat wanted to have him, and I knew he's a great actor, and then this idea struck where I could have him in season 2, but in a very different way. Yeah. And so it happened. Wow. And talk to me about the music. यार मतलब सपनों के बीच में आया तो भाई बलि चढ़ा दूँ. मतलब that says so much. मतलब भाई तो उस गाने की तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो डीजी कर नहीं रहा था पहले कोई गाना सीजन 2 में. डीजी और आकाश की आपस में कोई बात हुई. आकाश ने डीजी को एक सैंपल बीट भेजी और डीजी ने रैंडम कुछ रिकॉर्ड करके मुझे भेजा. और मैं थोड़ा सा पहले ना बिकॉज NCR days मैंने एक शो किया था in which had a lot of हरियाणवी रैप्स. सपने बिकॉज आप ट्राई करते हो अपनी आपकी हर स्टोरी की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो. तो आई वाज वांटिंग टू नॉट हैव हरियाणवी बिकॉज मेरे का और प्रोजेक्ट है आगे उसमें भी बहुत हरियाणवी रैप्स होने वाले हैं. सो वो ऐसा ना लगे कि यार आपका ना एक पैटर्न सेट हो गया. आई वाज वांटिंग टू मेक देम साउंड वेरी डिस्टिंक्ट. बट वो जब सुना और वो इतना पावरफुल गाना था
ठीक है, उसका डीजे ने एक छोटा डेमो वर्जन शेयर किया था और मैं कार में सुन रहा था, मैं शूट पे जा रहा था, शूट जब स्टार्ट हो गया था सपने का, एंड आई थिंक डीजी ने, बिकॉज वो लिखा भी था, he had went to a temple and he had come back and he had written that song, ठीक है, कामाख्या माँ के टेम्पल में आई थिंक हिट बीन, एंड आई थिंक वो पावर थोड़ी फिर आ जाती है ना, ट्रांसफर हो जाती है, तो इतना एनर्जेटिक सॉन्ग था, आई हर्ड एंड आई टोल्ड डीजी कि भाई इसको हम डालेंगे शो में, आकाश से बात हुई एंड देन वी वर ऑन बोर्ड विद दैट, सो that's how that song came. उसके अलावा भी अगर मैं शूट की भी बात करूँ एज अ डीओपी, यार ऐसे ऐसे शॉट्स, स्पेशली आई लव दो शॉट्स ऑन द बीच, जब वो यू नो उसकी स्क्रिप्ट जब लाइक बिक जाती है, एंड दोज शॉट्स आर सो ब्यूटीफुली कैप्चर्ड, एंड मतलब कैसा काम करने का रिलेशन, बिकॉज आई थिंक वो सिमिलर एज के हैं जॉर्जी आपके, राइट? कैसा बॉन्डिंग है आपका उनके साथ? इट्स अ वेरी लॉन्ग यार जॉर्जी का सो सीन क्या है, जॉर्जी की द बेस्ट थिंग अबाउट जॉर्जी इज बिकॉज शूट्स आर वेरी chaotic, he has that element of calm to the sets, तो वो एक zen मोड में रहता है जॉर्जी, and with him the good thing is if I've told him something which I'm wanting to solve, I can trust that a solution will come from him. So कई बार क्या होता है ना, कई बार एजेंडाज डिफरेंट हो जाते हैं, एज अ डायरेक्टर स्लैश राइटर यू आर वांटिंग टू डू द बेस्ट इन द टाइम यू हैव इन टर्म्स ऑफ मेरी स्टोरी टेलिंग इंटैक्ट रहे, है ना, मुझे जो मेन की चीजें चाहिए वो मिल जाएं, एस्थेटिक्स वाइज चाहे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चलेगा, एंड अ डीओपी माइट कम विद द एजेंडा दैट नहीं, माय वर्क शुड लुक एस्थेटिकली फाइन, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट योर स्टोरी टेलिंग, चाहे इट्स नॉट अ स्पोकन थिंग, अ लॉट ऑफ टाइम बैक ऑफ देयर हेड द डीओपीज आर फीलिंग अरे नहीं यार अब ये लाइट थोड़ी कम हो गई है, स्टॉप शूटिंग नाउ, या मुझे रीसेट करना, मैं तो अपना 1 घंटा लूंगा. विद जॉर्जीज he lets his preference to make it look aesthetically top notch, he'll let it take a back step and he'll let you as a director say that I know this location is not available to you tomorrow, I know अब sun थोड़ा बाहर आ गया, night scene है, a lot of times DOPs would raise their hand and say I can't do this, he goes above and beyond it, is that. So with George it's a thing where I feel very at calm and at peace that I'm on a war with someone I can trust. You're getting me? It's shoot is a war, and like a war with enemies which are not in your hand. Variables itne hote hain na. So when you have your team is on your side and you can trust that these people will help me see it through. It's a feeling by, and with George it's that. आपके लिए एज अ जब आप डायरेक्ट भी कर रहे हो और एज एन एक्टर भी हो उसके अंदर, इज इट लिबरेटिंग और इट्स लाइक अ प्रेशर कि आपको लिबरेटिंग फील होता है जब आप खुद डायरेक्ट भी कर रहे हो और एक्ट भी कर रहे हो, तो उसके अंदर वो लिबरेटिंग होता है या फिर वो इट्स लाइक मोर ऑफ प्रेशर कि यार ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है मेरे पे एट दैट मोमेंट? लिबरेटिंग यार, आई टेल यू व्हाई. लिबरेटिंग ऐसे है कि देयर इज वन लेस वेरिएबल टू डील विद. सो अगर मैं खुद ही एक्टर हूँ so I can make sure that I am very thorough with my lines. I can make sure that if I give myself just one take and that performance is not, I'm not okay with it, I tell myself it's okay, take a back seat, time agar kam hai. If I was not an actor and there was another actor on set, now I'm managing 2 actors, समझ रहे हो ना? Let's say ये actor A है, ये actor B है. B is let's say Amrish, but he's not me, I'm the director. अभी मेरे को दोनों को ना फेयर शॉट देने की, यार इसको 3 टेक मिले, चले यार तेरा भी इंपॉर्टेंट सीन है, तू भी 4 टेक ले. बट इफ आई एम डायरेक्टर आई कैन ऑलवेज से यार टाइम नहीं है, मैं मेरी जब बारी आएगी मैं 1 टेक में दे दूंगा. 1 2 आल्सो बिकॉज यू रिटन इट, व्हेन यू परफॉर्म इट it's very easier for you to know that I could feel the right feeling, and now I can trust my gut that this will look good on screen and you can quickly move ahead. हाँ, बट बस वही है कि आप थोड़ा एज एन एक्टर इंडल्ज नहीं कर पाते यार. कई बार मन करता है एज अ एक्टर थोड़ा सा आप भी वैनिटी में बैठो, थोड़ी ठंडी हवा खा के आओ, समझ रहे हो ना, थोड़ा लंच कर लो, थोड़ा मेकअप करवा लो, थोड़ा बाल सेट करवा लो. देयर आर डेज व्हेन एज एन एक्टर आई एम एन एक्टर बट आई हैव नॉट बीन इन द वैनिटी थ्रू द डे. मेरे बेचारे हेयर वाले परेशान हो जाते हैं कि सर, बिकॉज इट्स फॉर देम आल्सो ना, देयर वर्क डजंट शो वेल कि अगर मेरे बाल एक सर्टेन तरीके से रह रहे हैं. सो वो चीजें मिस करते हो यार आप, बट आई थिंक इट्स अ ट्रेड ऑफ. आई होप सून कि आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिले जिसके अंदर आप सिर्फ एक्टर है and same you are just living that life now because you deserve that. And
आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. अच्छा, आपके इस सीरीज के अंदर एक कैरेक्टर है जो नवीन प्ले कर रहे हैं, सुमित सर का. हु इज सुमित सर फॉर यू इन योर लाइफ? या सुमित सर, मैं थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ, नाम कहाँ से आया. सो सुमित सर नॉट इन एंटायरिटी, बट मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करता था दिल्ली ऑफिस में. दिल्ली में एक एयरपोर्ट पे एक ऑफिस था टाइम्स ऑफ इंडिया का. वहां पे एक सुमित करके एक बॉस थे हमारे, मतलब सीनियर थे मेरे एग्जैक्टली रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं थे. एंड आई होप ही हियर्स इट आल्सो. एंड दिस आल्सो आई एम वांटिंग टू से दैट हाउ सम स्मॉल kind words from someone actually help you shape your career. Not shape your career, but impact करता है. So Sumit and I think he used to model also. Modeling भी करते थे. Times of India के दिल्ली एयरपोर्ट ऑफिस पे वो बैठते थे. So और पता नहीं, ऐसा हमारी बहुत बातें भी नहीं होती थी. Somewhat उन्होंने कुछ, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के इवेंट पे डांस किया था जब मैं वहाँ पे इंटर्न था. So he came किया, सही अमरीश, अच्छा डांस था, क्या करने का मन है. I told him सर मेरा ऐसा, मेरे को एक्टिंग में बहुत मजा आता है. And he told me again the same thing कि अमरीश राइट टाइम है. If you want to pursue something, go for it, bhai. Don't wait. Of course, उसके immediately बाद हुआ नहीं. I did it after many years. But the way he said it, the phase of life I was in when he said it, it had an impact that when I named this character, I had to name him Sumit. Wow. And I just to tell you this, if you are listening to Sumit, एक tall, fair guy in Delhi airport office. Sumit पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, मॉडलिंग करते थे. So नाम वहाँ से आया. Now who is this character in my life? The character in my life from where most of the philosophy comes is it's these are people whose books I've read and whose stuff I've heard. Real person कोई नहीं है यार, है ना. So they're very smart people whose books I read and a lot of things which I've learned from my own experiences. Wow, आप ज़्यादा कंटेंट नहीं देखते, आप रीड करते हो, आई थिंक, राइट? लाइक व्हाई इज इट सो? मतलब आपको देखने से वो चीज़ें नहीं ज़्यादा फील होती यार? क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं. रीडिंग, बिकॉज मुझे क्या लगता है, अगर आप यू शुड बोथ रूट्स आर राइट, बट आई फील एज अ राइटर योर प्राइम. सो आप जब कुछ देखते हैं ना, कुछ शो या फिल्म देख रहे हैं, लेट्स कोई फिल्म देख रहे हैं, you are already seeing someone's interpretation of some philosophy he would have picked from elsewhere. कोई philosophy का ना कोई core है जो उठा के किसी ने interpret करके एक film बनाई है. Now if you interpret an interpretation, you are moving farther away from the philosophy, है ना? So I like this approach because I'm at the source. I'm reading the books. Where core philosophies क्या है? सबसे पहले किसने बोला? What is this philosophy in its rawest form? So reading gives me that raw material, and then me to interpret it, and then give it my own shape in my stories. So ये फायदा होता है. दूसरा why I watch less is, देख लेता हूँ अब तो, because now it's a profession now. I make sure I watch it. Things which are like very highly recommended, मैं वो ज़्यादा देखता हूँ यार. कि मतलब someone says कि यार भाई ये तो देख, you can't miss it. And because यार I started watching stuff very late, इसलिए भी ना ऐसी full blown habit नहीं आई है. It's the God versus the gods of on earth, right? ये क्या मतलब, क्या है इसके पीछे, क्या साइकोलॉजी है, क्या जस्ट है? साइकोलॉजी यही यार कि कई बार मतलब हिंदू फिलॉसफी सेज दैट ऑल ऑफ अस आर गॉड्स, है ना, एंड यू कैन बी योर ओन गॉड. सो gods versus gods on earth means that assume yourself to be a god, and once you say that you are a god, फिर क्या होता है मैं बताता हूँ. कई बार ना इंसान ना किस्मत पे चीजें डाल देता है, अरे यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं इसलिए नहीं हो रहा. But once you pick that responsibility and take it on your own, that I am the god of my life, now you can't blame luck or anyone. And once it's on you, then all of a sudden you end up doing much more to make things happen, because you realize that I can be my own god and I can make luck work the way I want to make it work. Does it happen? I don't know. Let's say if it doesn't happen like that, let's say there is a larger agency, there is God, and things have to happen how it's written. Now accepting that philosophy, उसको कुछ फायदा नहीं है. It's a very passive philosophy to believe in that. But if you tell yourself, नहीं भाई, there is nothing like luck. I can write my own destiny.
now the burden of responsibility is on you, and that's an active approach to life. There is no benefits derived from the fact of assuming there is a larger force there which is making things happen. But once you say that I am the writer of my own destiny, it's a very empowered feeling. Is it true? Is it not? Who knows? But it's a very empowered feeling. Any message that you would like to give to the audience for the Sapne versus Everyone 2, and also 3 कब आ रहा है? 3 का आ रहा था और मुझे भी नहीं पता. And I hope it gets made. Season 2 does so well for everyone who's been behind it that season 3 gets made. For season 2, go watch it. It's made with a lot of heart. It's made with a lot of intent. It's not made for any practical reasons. It's not made because there was money involved or so on and so forth. It's made with a lot of heart. And the only guarantee I can give is when you watch it, you'll not feel you wasted your time. तो अब एक अच्छा रोल करना है अभी अच्छा रोल करना है पापा के लिए, डेफिनेटली. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर Thank you. सबने वर्सेस एवरीवन 2. Thank you, एंड भाई. आप भी देख लो जाके Amazon प्राइम पे आ चुका है. एंड थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much, Narendra bhai.